Hello, my dear students. Now we are having question number 11 of JEE Advanced 2022 पेपर 1. ओके, और ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. क्वेश्चन में गिवन है एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो इक्वल टू 0.2 kg per meter cube enter a chimney of height h at the rate alpha equal to 0.8 kg per second from its lower end and escape through the upper end as shown in figure. ओके, जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है. द क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहाँ पर जो छोटा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लोअर एंड पर वो 0.1 मीटर स्क्वायर है एंड अपर एंड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 0.4 मीटर स्क्वायर है. द प्रेशर एंड टेम्परेचर at lower end is 600 Pascal and 300 Kelvin. Okay, while its temperature at the upper end is 150 Kelvin, है ना. ऊपर वाले एंड का टेम्परेचर 150 Kelvin ही है. The chimney is heat insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion. ओके, तो ये जहाँ पर जो adiabatic expansion वर्ड लिखा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान से समझना है. ओके, take G is equal to 10 meter per second square and the ratio of specific heat of gas gamma equal to 2. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमको इग्नोर कर देना है. तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर हमको ऑप्शन वाइज ही यहाँ पर देखना है. पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं, द प्रेशर ऑफ गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी. ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसे एडियाबेटिक एक्सपांशन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर एडियाबेटिक का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं. हम यहाँ पर अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P और V के बीच में रिलेशन देखें, वैसे हमको यहाँ पर पी वी रेस्ट टू पावर गामा, तो P1 V1 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा. पर हमें यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड एक्सप्रेशन देखना है तो हम यहाँ पर टेम्परेचर के लिए फाइंड करेंगे. तो P और V की जगह हम लिखेंगे nRT डिवाइडेड बाई P रेस्ट टू पावर गामा. मतलब कि अब हमारे पास में हो जाएगा P रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा एंड T रेस्ट टू पावर गामा. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो नया कंडीशन हमको मिला है वो P1 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा T1 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा T2 रेस्ट टू पावर गामा. ये रिलेशन हमको मिला है. P1 का वैल्यू यहाँ पर 600 पास्कल गिवन है. ओके, और T1 का वैल्यू यहाँ पर 300 केल्विन गिवन है. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे. और T2 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में T2 का वैल्यू 150 केल्विन गिवन है. तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. P1 का वैल्यू हो 600 रेस्ट टू पावर 1 माइनस 2, है ना, क्योंकि यहाँ पर गामा का वैल्यू कितना है 2 गिवन है. T1 का वैल्यू यहाँ पर 300 है तो 300 रेस्ट टू पावर 2 हम लिखेंगे इज इक्वल टू P2 हमको फाइंड करना है. तो P2 एज इट इज़ यहाँ पर -1 हो जाएगा पावर, और T2 का वैल्यू यहाँ पर 150 और पावर यहाँ पर गामा का वैल्यू 2 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 300 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 600. ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं 150 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, है ना. तो P2 का वैल्यू होगा 150 डिवाइडेड बाई 300 होल स्क्वायर इंटू 600. ओके, तो अगर हम इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम कैंसिल होगा और 1/4 हमको मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर. तो 600/4 मतलब कि 150 पास्कल. तो हमारा यहाँ पर जो अपर एंड है उस पर जो प्रेशर होगा वो होगा 150 पास्कल. ओके, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक किया. उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है कि क्या वो 300 पास्कल है, नहीं, तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है. सेकंड हम चेक करते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस एट लोअर एंड ऑफ द चिमनी इज 400 मीटर पर सेकेंड. ओके, एट द अपर एंड इज 200 मीटर. ये हमको चेक करना पड़ेगा. वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो उसका रेट दे रखा है किस रेट से वो फ्लो हो रहा है लोअर एंड पर, है ना, तो वो हम यहाँ पर अल्फ़ा गिवन है हमारे पास में, है ना. अल्फ़ा मतलब डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट टाइम, है ना. और इससे हम लिख सकते हैं डेंसिटी रो 1. ओके, रो 1 इंटू डेल्टा वी बाई
डेल्टा टी। ओके, और इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू रो 1 इंटू A1 इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना। ये A1 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, है ना। ये फ्लो है, तो यहाँ पर रो 1 इंटू A1 इंटू V1, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा आया, अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 0.8 गिवन है, रो 1 का वैल्यू हमारे पास 0.2 गिवन है, ओके। और V1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू हमको यहाँ पर 0.1 गिवन है, A1 का वैल्यू, है ना। ये 0.1 गिवन है A1 का वैल्यू, और V1 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर V1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट तो इसका सही सही लग रहा है। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला चेक करने के लिए डेफिनेटली हमको आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि डेंसिटी वगैरह वहीं से फाइंड होगी, है ना। तो हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में होता है PV इज़ इक्वल टू NRT। NRT ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, पर इसका दूसरा फॉर्म भी हमारे पास में होता है, वो होता है P इंटू एम नॉट इज इक्वल टू DRT। डी की जगह पर आप रो लिख सकते हैं, रो मतलब कि डेंसिटी, एम नॉट मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन कैसे हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है आपको समझना है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये एक्सप्रेशन आपको समझना है, तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको पता करना। अब यहाँ पर अगर हम रो 1 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे P1 इंटू एम नॉट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आर, वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगा, T1, है ना। और अगर हम रो 2 यहाँ पर लिखते हैं तो हम लिखेंगे P2 इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू T2, है ना। तो अलग अलग लोकेशन के लिए हमने डेंसिटी अलग अलग यहाँ पर लिखा, दोनों के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया। अब हम दोनों अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम रो 1 बाई रो 2 यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो होगा P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू डेफिनेटली 600 है पास्कल, ओके, डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू कितना है 300, डिवाइडेड बाय यहाँ पर P2 का वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया, वो तो 150 कैलकुलेट किया, और टेम्परेचर T2 भी कितना है 150, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 2, है ना। अगर हमको रो 2 कैलकुलेट करना है तो वो होगा रो 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 0.2। रो 1 का वैल्यू कितना है, रो 1 का वैल्यू यहाँ पर 0.2 गिवन है, सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। रो 1 का वैल्यू कितना गिवन है 0.2, ओके। तो यहाँ पर 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 0.1 kg पर मीटर क्यूब, है ना। मतलब कि अगर हम यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखें, द डेंसिटी ऑफ गैस एट अपर एंड इज 0.05, तो बिल्कुल गलत है, तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अभी हम सेकंड वाले ऑप्शन की बात कर रहे थे, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर दिया है। अब इसी डेंसिटी की हेल्प से हम वेलोसिटी V2 भी कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो V2 कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, V2 कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वीडियो ऑफ कर देते हैं, ओके। V2 कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो फ्लो है, रेट है, वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। मतलब कि अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा, मतलब रो 1 V1 इंटू A1 इज इक्वल टू रो 2 इंटू V2, है ना, इंटू A2, ओके। तो यहाँ पर डेंसिटी हम कैलकुलेट कर चुके थे, डेंसिटी रो 1 कितना है 0.2, वेलोसिटी कितना है 40, और एरिया कितना है 0.1, ओके। सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। रो 2 डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया 0.1, वेलोसिटी V2 हमको कैलकुलेट करना है, और एरिया कितना था 0.4। तो यहाँ पर हम 0.1 से 0.1 कैंसिल कर सकते हैं, ओके। और हमको यहाँ पर V2 का वैल्यू कितना मिलेगा, V2 का वैल्यू मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हमें चेक करना है
सी वाला ऑप्शन, और उसमें कहा है कि हाइट ऑफ चिमनी इज 590 मीटर। यहाँ पर हाइट का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, हम वर्क डन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम एक नया स्लाइड लेते हैं और फ्रेश पेज पर ये क्वेश्चन डी वाला पार्ट सॉल्व कर। तो यहाँ पर अगर हम इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, ओके, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई लिख देते हैं, डेल्टा पीई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का चेंज है डेल्टा यू। ओके, तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन बाय प्रेशर की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे P1, ओके, पर यूनिट टाइम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा V1। ओके, यही वर्क डन का कॉन्सेप्ट होता है ड्यू टू द प्रेशर, माइनस P2 इंटू डेल्टा V2। ठीक है, पर यूनिट टाइम हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी से डेफिनेटली हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा P1, और इसको हम फ्लो के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू वेलोसिटी V1 माइनस P2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इंटू वेलोसिटी V2। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन बाय प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा P1 का वैल्यू यहाँ पर होगा हमारे पास 600, ओके, एरिया यहाँ पर 0.1 था और वेलोसिटी हमारा था 40, ओके, माइनस P2 हमारे पास में आया था 150, एरिया जो था 0.4 था और वेलोसिटी आया हमारे पास 20। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमको 2400 माइनस, फिर यहाँ पर पॉइंट से ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस 4 इंटू 4 मतलब कि 1200। तो वर्क डन बाय प्रेशर हमको मिला 1200 जूल पर सेकंड है ये, है ना, तो हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम लिखेंगे 1/2 ρ1, ओके, V1 ρ1 A1 इंटू V1 क्यूब, ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ओके, माइनस 1/2 ρ2 A1 A2 इंटू V2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा 1/2 ρ1 का वैल्यू, तो यहाँ पर हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये पैरामीटर थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2 2 2 और यहाँ पर 1 1 1 हमको लेना चाहिए, है ना। तो 1/2 ρ1 का ρ2 का वैल्यू कितना है 0.1, ओके, हमने कैलकुलेट किया है। A2 का वैल्यू कितना है 0.4, A2 का वैल्यू हमारे पास 0.4 गिवन था, और V2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 20, तो 20 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, माइनस 1/2 एज इट इज ρ1 का वैल्यू कितना था, ρ1 का वैल्यू 0.2 था, क्वेश्चन में गिवन है, ओके, और A1 का वैल्यू 0.1 गिवन है क्वेश्चन में, और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया 40, तो 40 का क्यूब। इसे कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 0.4 इंटू 8000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये पॉइंट से 2 0 हम कैंसिल कर देंगे, है ना, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर ये पहला वाला टर्म जो है ये मिल रहा है 160, ओके, माइनस सेकेंड वाला टर्म की हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस 0.2 इंटू 0.1 इंटू ये हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर पॉइंट से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 640 हमको मिल रहा है। ठीक है, इन्हें हम कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस
0, 4 minus 6 that is equal to 8 and 5 minus 1 that is equal to 480. ओके 480 यहाँ पर हमको मिल रहा है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वो होगा डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, ओके, इंटू पर यूनिट टाइम ही हम देख रहे हैं, डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इंटू जी इंटू एच। एच ही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू 0.8 हमारे पास गिवन था और ये जी का वैल्यू हम यहाँ पर 10 पुट कर देंगे क्योंकि जी का वैल्यू 10 गिवन है, इंटू एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8h, है ना। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले ऑप्शन की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो होगा वो होगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ओके, ये होता है। पर अगर हम यहाँ पर V की जगह पर डेल्टा का यूज़ करें क्योंकि हमें पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम वहाँ से पास हो रहा है उसकी बात करना है ना, पर यूनिट टाइम यहाँ पर बात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा V2 माइनस P2 इंटू डेल्टा V1। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पर यूनिट टाइम मतलब डेल्टा टी से हमें डिवाइड करना है। डेल्टा टी से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है ये एक्चुअल में डेल्टा यू पर यूनिट टाइम ही हम बात कर रहे हैं, ऐसा समझना है हमको। तो हमको मिलेगा P2 का वैल्यू कितना है, P2 इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं V2 इंटू A2, ओके, माइनस P1, यहाँ पर P1 आना चाहिए, P1 इंटू V1 इंटू A1 डिवाइडेड बाय गामा का वैल्यू यहाँ पर 2 माइनस 1, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर हम ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि हमारे पास में आया था 1200। तो यहाँ पर माइनस 1200 हमारे पास में आएगा डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो इसका वैल्यू आया माइनस 1200। ओके, अब इन सब का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था तो डेल्टा WP का वैल्यू हमारे पास में कितना आया था 1200 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना आया चेंज 480। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 8h और इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, हम इसे यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, ओके, प्लस 480 इज इक्वल टू 8h। तो h को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 360 आने वाला है, ओके, 360 मीटर। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास गलत है, केवल एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज इक्वल टू बी। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 के सॉल्यूशन की। हम यहाँ पर उसका एनालिसिस देख रहे हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सेक्शन 3 जो है हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप वैल्यू इंटर करने वाला सेक्शन है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो पहली बात इंटीजर होगा और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर इंटर करना है। तो ये जो सेक्शन है इसके जो 6 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमको पता है कि इंटीजर वैल्यू ही आंसर में आने वाली है, वो भी पॉजिटिव। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वेटलेस पिस्टन विथ अ होल, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 mm। ओके, रेडियस कितना है उसका 0.1 mm इज डिप्ड वर्टिकली इनटू लिक्विड थ्रू एयर टाइट पिस्टन होल एज शोन इन फिगर। जैसा हमको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ऊपर भी एयर है और नीचे भी यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ये कैपिलरी हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, the air in a container is isothermally compressed from its original volume V नॉट। स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V नॉट और उसको हमने कंप्रेस किया 100/101 इंटू V नॉट, है ना। इतना हमने उसको माइन्यूट सा कंप्रेस किया विथ मूवेबल पिस्टन की हेल्प से हमने उसको कंप्रेस किया। ओके, कंसिडरिंग एयर इज एन आइडियल लिक्विड
एंड हाइट h ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी अबव द लिक्विड लेवल इन सेंटीमीटर इज, है ना। तो वो कितने ऊपर वहां पर आएगा वो हमको बताना है। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हमको गिवन है कि सरफेस टेंशन इन लिक्विड इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। ओके, सरफेस टेंशन यहाँ लिक्विड का गिवन है 0.075 न्यूटन पर मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ग्रेविटी 10 हमको लेना है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वाटर का डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब यहाँ पर ले सकते हैं हम। कॉन्टेक्ट एंगल हम अप्रॉक्सीमेट 0 कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर हमने जो कंप्रेस किया स्टार्टिंग में, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 था। ओके, और बाद में जब हम कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली तो डेफिनेटली प्रेशर यहाँ पर अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम न्यू प्रेशर की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेशर फाइंड करेंगे, है ना। और प्रेशर की हेल्प से, है ना, प्रेशर की हेल्प से हम यहाँ पर इनसाइड द ट्यूब कितना प्रेशर होगा वो फाइंड करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेशर मान लेते हैं P1 है ना, तो इनसाइड द लिक्विड ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, प्रेशर यहाँ पर भी P1 ही होगा। और P1 प्रेशर से हम इस लिक्विड, ये जो हमारा मेनिस्कस यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे प्रेशर कितना होगा P2 वो कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो आउटसाइड प्रेशर है P0, इन दोनों का डिफरेंस हम सरफेस टेंशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम P1 फाइंड करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V0, प्रेशर था P0 इज इक्वल टू, बाद में प्रेशर हुआ P1 और वॉल्यूम हो गया V1। और V1 का वैल्यू कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 101 V0। ओके, तो यहाँ पर हमने आइसोथर्मल का केस था, ठीक है। हमको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। यहाँ पर V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा। P1 का वैल्यू हम सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं, 101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P0। ओके, ये P1 का वैल्यू निकला। अब हमको पता है कि जब हम वर्टिकल अपवर्ड जाते हैं, है ना, जब हम वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं मतलब P1 से P2 पर हम जाएंगे, h हाइट अबव जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h रो g। प्रेशर डिक्रीज होगा, h रो g हम लिख सकते हैं, है ना। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर की प्रॉपर्टी होती है। ऑन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड प्रेशर डिक्रीज बाय h रो g। h यहाँ पर हाइट है, रो यहाँ पर डेंसिटी है और g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये हमको पता चला। अब हम एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है या मेनिस्कस अगर हम देखें तो आउटसाइड प्रेशर P0 है और इनसाइड प्रेशर कितना है P2। अब यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ पर हमको, सॉरी कॉन्केव सरफेस हमको मिल रहा, तो अपवर्ड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा इनवर्ड प्रेशर से। तो P0 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T बाय R हम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे P2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो P0 माइनस P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, P2 का वैल्यू जो है वो है P1 माइनस h रो g। ओके, तो यहाँ से P2 का वैल्यू पुट करेंगे, P1 माइनस h रो g इज इक्वल टू 2T बाय R। ओके, P1 का वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो P0 माइनस P1 का वैल्यू कितना है, 101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P0। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होगा, h रो g एज इट इज इक्वल टू 2T बाय R। यहाँ पर हमको पता है T का मतलब सरफेस टेंशन से है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस P0 डिवाइडेड बाय 100, ओके, प्लस h रो g इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाय R। ओके, अब यहाँ पर अगर हम h का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में कि अगर हम यहाँ पर h रो g का वैल्यू कैलकुलेट करें
है ना। एच रो जी का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा 2T/r प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू टी का वैल्यू हम रखते हैं। टी का वैल्यू यहाँ पर ये है, टी का वैल्यू सरफेस टेंशन। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना ऐसा, है ना। तो यहाँ पर हम सरफेस टेंशन लिखेंगे 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू है हमारे पास 0.1 मतलब 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करेंगे, प्लस पी नॉट का वैल्यू 10⁻5 यहाँ पर गिवन है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने गिवन है 10⁻5 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। ये 75 इंटू 2 150 हो जाएगा, और 150 डिवाइडेड बाई 0.1 हमको यहाँ पर मिलेगा 1500 प्लस 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻2 ये 100 है ना। तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू मिल रहा है 2500। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। एच रो जी इज इक्वल टू हमको मिला 2500। एच का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। रो का वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ होगा, वैसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2500, एच का वैल्यू यहाँ पर रो का वैल्यू 10⁻³ और जी का वैल्यू 10 है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 जीरो से कैंसिल होगा, और यहाँ पर 0.25 मीटर हमको मिलेगा, जिसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव इंटीजर टाइप वैल्यू आई है 25 एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का हमने कॉन्सेप्ट लगाया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दूसरा यहाँ पर हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाया, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगाया। तीसरा हमने यहाँ पर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाया, जिसमें हमने जब वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हैं तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। मतलब 3 कॉन्सेप्ट एक सिंगल क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, जेई एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसमें मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की है और सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगा है, यहाँ पे कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, पर अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R होता है। अगर हम ड्रॉप की बात करें, बबल की बात करें, तो 4T/R हमको लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट हमको पता है कि वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड जाने पर प्रेशर में चेंज कितना आता है, H/ρg। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। थैंक यू। Hello my dear students, now we are having question number 12, and this is also of section 3, okay, which is non-negative integer type value। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर आने वाला है। क्वेश्चन में गिवन है 2 large identical tanks, 1 and 2 kept on the top of a building of height h are filled with water up to height h in each tank. Both tanks contain an identical hole of a small radius on their sides close to their bottom. Okay, a pipe of a small internal radius as that of the hole is connected to the tank 2, and the pipe ends at the ground level. When water flow from tank 1 and tank 2 through the hole, the time taken to empty the tank are T1 and T2 respectively. If H is equal to 16/9H, then the value of the ratio T1/T2 is. ओके, तो यहाँ पर छोटा सा अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं कि अगर हमारे पास में एक टैंक है, ओके, अगर हम यहाँ पर एक टैंक कंसिडर करें और टैंक के बॉटम पर एक छोटा होल है जिसका रेडियस हम स्मॉल a कंसिडर करते हैं, और ये जो टैंक है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम कैपिटल A कंसिडर करते हैं। ठीक है,
तो जैसे जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा वैसे वैसे इसका लेवल डिक्रीज होगा, मतलब ये जो हाइट है वो वेरिएबल होगी। ओके, अब अगर हम इस टाइम को फाइंड करना है कि ये कितने टाइम में टैंक पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड v है वो होगी √2gh, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ओके, तो वो h पर डिपेंड करेगी, मतलब यहाँ पर ये जो v है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा वो वेरिएबल होगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू यहाँ का वेलोसिटी जिसको हम लिख सकते हैं dh/dt इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और हम नेगेटिव साइन का यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि h यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम v का वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू √2gh इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस कैपिटल A dh/dt, डेफिनेटली हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल सेपरेशन हम यहाँ पर लेते हैं तो a डिवाइडेड बाय कैपिटल A, सॉरी, हम इसे लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू माइनस कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a इंटू √2gh इंटू डी एच। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर 0 से कैपिटल टाइम t लगा हमको, और हाइट जो हुआ वो इनिशियल हाइट से फाइनल हाइट हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमको t मिलेगा, और राइट हैंड साइड माइनस a डिवाइडेड बाई स्मॉल a √2g कॉमन है, कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएंगे, और हमको h⁻1/2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा h इनिशियल से h फाइनल तक विथ रिस्पेक्ट टू h। ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर h⁻1/2 क्यों आया, यहाँ पर -1/2 आएगा, है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है t इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय स्मॉल a √2g h⁻1/2 प्लस 1/2, इंटीग्रेट करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, मतलब हमारे पास h⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 मिलेगा, और लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे h इनिशियल से h फाइनल। ओके, तो यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और t का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या वो होगा -a डिवाइडेड बाय स्मॉल a √2g, ओके, इंटू 2, ये जो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू है ये आगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारे पास -2a आ जाएगा। ठीक है, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो हम √hf माइनस √h इनिशियल ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि h⁻1/2 है। फाइनली हमारे पास जो टाइम आया वो आया 2a डिवाइडेड बाय स्मॉल a √2g, है ना, यहाँ पर माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √h इनिशियल माइनस √h फाइनल, ये हमारे पास टाइम का वैल्यू है। अगर हम केस 1 की बात करें, अगर हम केस 1 की बात करें, है ना, मतलब यहाँ पर जो इसको एम्प्टी होने में टाइम लगेगा, तो h इनिशियल जो है वो h है, और h फाइनल जो है वो होगा 0, पूरा खाली होगा तो h फाइनल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो t1 का वैल्यू होगा 2a डिवाइडेड बाई a√2g, ओके, इंटू √h, क्योंकि h फाइनल का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0, तो हम पुट करेंगे तो मिलेगा। अगर हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारा मकसद वीडियो बनाने का केवल यही है कि आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम एच इनिशियल की बात करें, है ना, तो इस सेकंड केस में जो टैंक रखा हुआ है वो एक बिल्डिंग की हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से जहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, उसका हाइट देखें इनिशियल, तो h प्लस कैपिटल H होगा, और कैपिटल H का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 16/9 स्मॉल h, तो कैप स्मॉल h, और ये हो जाएगा 16/9 स्मॉल h, दैट इज इक्वल टू 25/9।
9 स्मॉल h। ओके, और अगर हम फाइनल देखें तो जब ये पूरा वाटर निकल गया तो h का वैल्यू यहाँ पर कैपिटल H हो जाएगा, मतलब कि 16/9 स्मॉल h हो जाएगा। जब इन दोनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो T2 हमको मिलने वाला है A2a डिवाइडेड बाय a√2g इन द ब्रैकेट, है ना, ये हो जाएगा 25/9h माइनस √16/9h। ओके, ये सारा कुछ रूट में है, इसे आप थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास में आया 2a डिवाइडेड बाय a√2g, है ना, और यहाँ से √h कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमको 5/3 माइनस 4/3। अल्टीमेट जब हम इसका वैल्यू यहाँ पर T1 पुट कर देंगे, ये सारा वैल्यू यहाँ पर T1 या दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो T1/T2 इज इक्वल टू हमको यहाँ पर मिलेगा, ये सारी चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, हमको मिलेगा 1/1/3। अल्टीमेट हमारा आंसर होगा 3। तो यहाँ पर आपको इंटर 3 करना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन 3 से है, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखता है ना, मतलब यहाँ पर हमारे कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है। क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर at pressure P naught is equal to 10 raised to power 5 Pascal has a certain radius so that the excess pressure inside the bubble is a delta P is equal to 144 Pascal. Now the chamber pressure is reduced to 8 P naught divided by 27 so that the bubble radius and its excess pressure changes. Okay, in this process all the temperature remain unchanged. मतलब यहाँ पर हमको isothermal process का concept लगाना है। अगर टेम्परेचर अनचेंज्ड है मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको लगाना है। Assume air to be an ideal gas and excess pressure delta P in both cases much smaller than the chamber pressure। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको नोट करना है कि हम यहाँ पर जो प्रेशर है इनसाइड प्रेशर को अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं, आउटसाइड प्रेशर चेंज बहुत ही कम है। और न्यू एक्सेस प्रेशर कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। अगर फर्स्ट केस की हम बात करें, अगर केस 1 की हम बात करें तो केस 1 में एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी जो है वो है 144 और उसका वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2t डिवाइडेड बाय r1। फर्स्ट केस में 2t डिवाइडेड बाय r1, सॉरी इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय r1 क्योंकि यहाँ पर बबल का केस है तो हमको सरफेस टेंशन डबल लेना पड़ेगा, दो सरफेस बनेगी इनसाइड और आउटसाइड। अगर हम केस 2 की बात करें, अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में डेल्टा P2 जो होगा, ठीक है, वो होगा 40 डिवाइडेड बाय R2। कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पर हमको R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और हम यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। अगर P1 की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं P नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर दैट इज 40 डिवाइडेड बाय R1 इंटू V1 को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब, है ना। और यहाँ पर अगर हम P2 की बात करें तो हम लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर मतलब 8 P नॉट डिवाइडेड बाय 27 प्लस 40 डिवाइडेड बाय R2। ये इनसाइड प्रेशर हुआ सेकंड केस में और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ओके, R2 क्यूब। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि जो जो 40/R1 है, यहाँ पर 40/R2 है, ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P नॉट इंटू R1 क्यूब is equal to 8 P naught divided by 27 into R2 cube।
ओके, तो पी नॉट से पी नॉट भी यहाँ पर। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन पढ़कर वहां से हमको समझना है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल हमको कंसिडर करना है एडिशन के केस में। यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 इक्वल टू 2/3 इंटू R2। ठीक है, तो R2 का वैल्यू अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 3/2 इंटू R1। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड केस में डेल्टा P2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 40 R2 का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 3/2 इंटू R1, तो ये हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर 40/R1 का वैल्यू 144 हम यहाँ इस इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, मतलब 144 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 और 96 पास्कल हमारा आंसर आने वाला है। तो आपको इंटर यहाँ पर करना है 96 पास्कल। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो हमको यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। क्वेश्चन में गिवन है टेबल टेनिस बॉल हैज अ रेडियस 3/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर एंड मास 22/7 इंटू 10⁻³ kg है ना। मतलब यहाँ पर इसको हम पाई इंटू 10⁻³ kg लिख सकते हैं। इट इज स्लोली पुश्ड डाउन इनटू अ स्विमिंग पूल टू अ डेप्थ d इक्वल टू 0.7 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ओके, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है स्लोली, इसका ध्यान से मतलब समझना है कि एक्सेलरेशन वहाँ पर 0 रखना है। मतलब कि जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स उस पर लग रहा है, अपथ्रस्ट और वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट जो है उतना ही फोर्स हमको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स उसके बराबर हो जाएगा बिलो द वाटर सरफेस देन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इज इमर्ज आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस एट स्पीड v विदाउट गेटिंग वेट। मतलब यहाँ पर विस्कस फोर्स की हमको कोई बात नहीं करना है। ठीक है, एंड राइज्ड अप टू अ हाइट h है ना। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? पाई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, जी का वैल्यू 10 लेना है, वाटर का डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है और विस्कस फोर्स यहाँ पर 10⁻³ पास्कल सेकंड दे रखा है। सबसे पहला ए ऑप्शन अगर हम देखें तो वहाँ पर गिवन है वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d इज 0.077 जूल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें, अगर हम कितना फोर्स हमको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स v, सॉरी ऊपर लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स v रो g। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लोली हम मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पर विस्कस फोर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमको लगाना पड़ेगा वो होगा v रो g माइनस mg के बराबर। ओके, और अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू डेप्थ d। ओके, कितना डिस्टेंस वो चला है, तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पर v रो g, v का वैल्यू हम उसका वॉल्यूम रख सकते हैं 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू जी माइनस m इंटू जी और इंटू डी। सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 4/3 पाई एज इट इज। ओके, यहाँ पर r का वैल्यू गिवन है तो 3/2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ओके, और डेंसिटी यहाँ पर 10⁻³ रखेंगे वाटर का डेंसिटी, और g का वैल्यू 10 माइनस m का वैल्यू यहाँ पर पाई इंटू 10⁻³ गिवन है और g का वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू 22/7 है तो उसे हम पाई लिख सकते हैं। ठीक है, 0.7 इंटू 0.7, डेप्थ कितना है 0.7, तो यहाँ पर 4/3 पाई हम यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 3 क्यूब है ये क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, और प्लस 4 यहाँ से मिलेगा 3 + 1 4
है ना। यहाँ से पाई हमने कॉमन ले लिया है, मतलब यहाँ पर 10⁻⁻² बच रहा है। पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, तो 22/7, और ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, यहाँ हम कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम कैंसिल होगा, है ना। और ये हो जाएगा 9/2 -1 इंटू 10⁻⁻² हमने कॉमन लिया है। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इंटू 22/10। ओके, तो फाइनली हमको मिला 22, और ये हम सॉल्व करेंगे तो 7/2 हमको मिलेगा, है ना। 9/2 -1 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻³ हम लिख सकते हैं। ये 22 11 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारे पास में आंसर होगा 77/1000, जिसको हम लिख सकते हैं 0.077 जूल। ओके, और वहीं यहाँ पर गिवन है 0.77 जूल, है ना, वर्क डन का वैल्यू, मतलब कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब बी वाले की हम बात करें कि नेग्लेक्ट दी, बी ऑप्शन एक बार हम रीड करते हैं। इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स ऑफ द वाटर, द स्पीड वी, कितनी स्पीड से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिमूव किया, उसको हटाया, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स वहाँ पर लगेगा। ठीक है, हम स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो होगा V ρg - mg। ठीक है, इसे हम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जब वो डी डेप्थ से ऊपर आएगा, है ना, यहाँ पर डी डेप्थ से ऊपर आएगा तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन ए काम करेगा। ओके, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जब वो ऊपर आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो वेलोसिटी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं √2a g से। हमको बस एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन होगा इज इक्वल टू V ρg - mg। ठीक है, m से हम डिवाइड कर देंगे, तो a इज इक्वल टू v का वैल्यू हम पुट करेंगे 4/3 पाई, r का वैल्यू 3/2 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब, g का वैल्यू 10, रो का वैल्यू 10⁻³ माइनस mg, है ना, तो m डिवाइडेड बाय g। ठीक है, डिवाइडेड बाय m, है ना। तो यहाँ पर ये m कैंसिल करेंगे, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 4/3 पाई इंटू 9/8। it will not 9/8, it is 27/8। ओके, इंटू 10⁻⁻⁻ -6 हो जाएगा, -6 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 मिलेगा, माइनस ये m, है ना, इंटू जी। तो यहाँ पर हम इसको m से डिवाइड कर देते हैं और माइनस केवल g लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। m का वैल्यू पाई इंटू 10⁻⁻² रखना है, तो a इक्वल टू -3 kg हमको रखना है, तो 4/3 इंटू, ये कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ से, 3 से ये 9 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, मतलब कि अल्टीमेट हमको 4.2 डिवाइडेड बाय पाई, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। हमको मिला है यहाँ पर 9/2 पाई, 9/2 पाई इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय m का वैल्यू कितना है, पाई इंटू 10⁻⁻3 माइनस जी का वैल्यू 10, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, अल्टीमेट हमको मिला 45 - 10 दैट इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमको एक्सेलरेशन मिला। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो v इक्वल टू √2, a का वैल्यू 35 और h का वैल्यू यहाँ पर √2ah होगा, और h का वैल्यू d के बराबर है, तो h का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.7, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 7/10, 0 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड सॉरी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
सी ऑप्शन के लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, उसमें गिवन है नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर, द हाइट h इज इक्वल टू 1.4 मीटर। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम सी ऑप्शन में देखते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होगा, सिंपल सा है ना, क्योंकि वो v वेलोसिटी से ऊपर निकलेगी। तो वो h हाइट ग्रेविटी में जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2g मतलब कि 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10 मतलब 49 डिवाइडेड बाई 20। तो 1.2 तो होना नहीं है ये, है ना, ये होगा हमारे पास में 2.45 मीटर पर मीटर। तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, फिर से हम नए स्क्रीन पर पहुँचते हैं। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में गिवन है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इज 500/9। तो जब वो डी डेप्थ से ऊपर जाएगा और सबसे सरफेस पे रहेगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो विस्कस फोर्स लगेगा। अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें तो वो लगेगा 6π∗r�v, है ना। तो अगर हम रेशो देखें आर, है ना, अगर हम रेशो देखें तो रेशो होगा नेट फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स 6π∗r�v, है ना। तो मास यहाँ पर हमको गिवन था, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे। मास हमारे पास में था π×10⁻³ एक्सेलरेशन 35 हमारे पास में आया था। ये कैलकुलेट किया है हमने एक्चुअल में नेट फोर्स 35, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 6π। ईटा का वैल्यू 10⁻³ गिवन है, आर का वैल्यू 3/2 × 10⁻² गिवन है, और वेलोसिटी यहाँ पर 7 गिवन है। हमने कैलकुलेट किया है 7, तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। 35 × 10⁻³ ओके, ये यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमको मिलता है ये 3 टाइम्स। ठीक है, और ये 7 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻², क्योंकि 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल है। अल्टीमेट 500/9 हमको मिलेगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब फाइनली हम देखें तो ए यहाँ पर करेक्ट है, बी भी यहाँ पर करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है। जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट।